हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दास। मैं यहाँ पर आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। आज हम लोग नेशनल नॉलेज कमीशन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो यूनिट 2 सेक्शन ए से रिलेटेड है। देखिए लर्नर्स, अभी जो सेशन चल रही है वो रिवीजन सेशन चल रही है। यूनिट 1 की रिवीजन कंप्लीट है, यूनिट 2 की सेक्शन बी सी डी कंप्लीटेड है और जो सेक्शन ए है वहां पर कमिटीज एंड कमीशन सब कुछ हो चुकी है। सिर्फ दो कमीशन बाकी है, एक है नेशनल नॉलेज कमीशन और दूसरा है जस्टिस वर्मा कमेटी। तो जब ये दो कमीशन हो जाएगा तो पूरी हमारी यूनिट 2 भी खत्म हो जाएगा। आप लोग एक काम करना, प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर लीजिए। यूनिट 2 एंड यूनिट 1 दोनों के अलग अलग प्लेलिस्ट है रिवीजन क्लासेस की, तो उन सभी जो प्लेलिस्ट है उनको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल नॉलेज कमीशन। ये सेटअप हुआ था कब? 13 जून 2005। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्नर्स, इसको ध्यान से सुनिए कि 13 जून 2005 को ही नेशनल नॉलेज कमीशन सेटअप हुआ था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है इसका चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी मैचिंग पर या फिर ऐसे क्वेश्चंस पर कि कौन चेयरमैन है। तो हु इज द चेयरमैन? मिस्टर सैम पित्रोदा इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन एंड हु इज द वाइस चेयरमैन? डॉक्टर पी.एम. वर्मा इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन। ये दो पॉइंट्स आई थिंक क्लियर है। अब जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा भी है, देखिए बोर्ड पर 300 रिकमेंडेशन दिया है जो क्वेश्चन में पूछा भी गया था एग्जाम पर कि कितना रिकमेंडेशन है नेशनल नॉलेज कमीशन की। तो आपको यहाँ पर आंसर देना होगा 300 रिकमेंडेशन है और जो एरिया है वो है 27 एरिया। दैट मीन्स ये जो 300 रिकमेंडेशन दिया गया है वो 27 एरिया के ऊपर फोकस करके दिया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि कितना एरिया एंड कितना रिकमेंडेशन है। 27 एरिया है जिसके ऊपर फोकस करके 300 रिकमेंडेशन दिया गया। आई होप क्लियर है। अब चलो, अब हम लोग देखेंगे चार एस्पेक्ट्स को जहां पर नेशनल नॉलेज कमीशन बहुत ही ज्यादा फोकस किया है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज दैट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेकेंड बी है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। हर एक का मतलब समझाऊंगी, पहले चार एस्पेक्ट्स बोल लेती हूँ फिर समझाऊंगी, ठीक है। सी है इनोवेशन एंड डी है एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो, जो फर्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स यहाँ पर हर एक चीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कुछ प्रॉब्लम दिखा जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम होगा, वो किसके बेसिस पर होगा? ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके होगा, ठीक है। अब जब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे उसको सॉल्व भी करना होगा, राइट। तो जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको पहले आइडेंटिफाई करो, सेकेंड उसको सॉल्व करो। अब नेक्स्ट सेटअप द इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। दैट मीन्स यहाँ पर एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया होगा। ये कहाँ पर होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। यहाँ पर आपको लिखना होगा सेटअप इंटरडिसिप्लिनरी एरिया इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सभी जो सब्जेक्ट्स होती है सभी को एक साथ इंटर रिलेट कर दो। अब देखो इंटरडिसिप्लिनरी, इसका मतलब क्या होती है? इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब जितना भी डिसिप्लिन है उन सभी डिसिप्लिन को एक साथ रिलेट करो, ठीक है। जैसे आप लोग को एक बता दूं, जो एजुकेशन सब्जेक्ट है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है, राइट। क्यों एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है? क्योंकि एजुकेशन पर हमें मैनेजमेंट पढ़ना है, एजुकेशन पर हमें फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, इन सभी कुछ पढ़ना है, राइट। तो एजुकेशन पर देखिए सोशियोलॉजी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, फिलोसॉफी भी है, मैनेजमेंट भी है, सब सब्जेक्ट एजुकेशन पर है। एजुकेशन से रिलेट करके हम लोग इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो ये एजुकेशन एक क्या हुआ? एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी हुआ। ठीक वैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या करना होगा? इंटरडिसिप्लिनरी एरिया बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी एस्पेक्ट्स होती है, जितना भी सब्जेक्ट्स होती है, सभी को एक साथ रिलेट करना होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टू मेक अवेलेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब
साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जितना हम लोग अप्लाई करेंगे, जितना अवेलेबल बनाएंगे हमारी सोसाइटी पर, उतना ज्यादा हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए नेशनल नॉलेज है ना, नॉलेज कैसा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। ऐसे करके पढ़ो। इस कमीशन का नाम क्या है लर्नर्स? नेशनल नॉलेज कमीशन। तो नॉलेज कैसा होना चाहिए? साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड होना चाहिए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर पहले हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, अब उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग ऐसे पढ़ना होगा जिसके थ्रू हर एक एस्पेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो। दैट मीन्स इंटरडिसिप्लिनरी एरिया को यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर अवेलेबल करना होगा किसको? साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। ये पार्ट रिवाइज होगी। अब चलो नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट का मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होती है? बुद्धि होती है। अब यहाँ पर बुद्धि कैसे राइट बन सकती है किसी का, कैसे प्रॉपर्टी बन सकती है, इसका मतलब थोड़ा सा अलग है। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आप इधर से, दैट मीन्स आपकी बुद्धि से जब कुछ काम करेंगे, जैसे वो काम इंटेंजिबल होगा, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट है, यहाँ पर जो भी आप काम करेंगे वो सब कुछ इंटेंजिबल होगा। जैसे कि म्यूजिक को क्रिएट करना, कंपोज करना, ठीक है, ये सब कुछ क्या है? एक इंटेंजिबल है। आप म्यूजिक को पकड़ के या फिर स्पर्श नहीं कर सकते, राइट। डांसिंग को स्पर्श नहीं कर सकते, उसकी जो कोरियोग्राफी है डांसिंग के, उसको आप टच नहीं कर सकते। या फिर म्यूजिक कंपोजिशन जब होती है, म्यूजिक क्रिएट जो गाना गाते हैं, उन सभी चीजों को आप स्पर्श नहीं कर सकते, दैट मीन्स टच नहीं कर सकते। तो जब आपकी ये सभी चीज जो इंटेंजिबल है, जो आपकी इधर से दैट मीन्स बुद्धि से आई है, उन बुद्धि से क्रिएट किया हो इन सभी चीजों को, मगर उसको हम स्पर्श या टच नहीं कर सकते, मगर उसको उसी सभी चीजों से हम लोग पैसे को, दैट मीन्स मनी को अर्न कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे कि नाच के और गा के, इन सभी चीजों के थ्रू आप क्या कर सकते हो? मनी को अर्न कर सकते हो, राइट। तो जब भी ये सभी प्रोसीड्यूर होगा, उसको हम इंटेलेक्चुअल राइट्स कहेंगे। अब राइट्स का मतलब क्या है? कि राइट्स का मतलब होती है कि अधिकार। जैसे कि मुझे राइट्स है मैं गा के कुछ मनी को अर्न कर सकूं, सो दैट इज द राइट्स। तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जहां पर आपकी बुद्धि से आप कोई भी चीज को क्रिएट करके उसके थ्रू मनी को अर्न कर सकते हो। और वो कैसा होगा? वो होगा इंटेंजिबल। जैसे कि म्यूजिक हो सकती है, वो डांसिंग हो सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज है जिसके थ्रू हम लोग पैसे को या फिर मनी को अर्न कर सकते हैं, और वो चीज इंटेंजिबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंट थ्रू नॉलेज एप्लीकेशन एंड डिसमिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारी क्रिएशन है, ठीक है, इस क्रिएशन को डेवलप करेंगे। अब ये डेवलपमेंट कैसा होगा लर्नर्स? दैट मीन्स कि हम लोग हमारी जो काम है, जैसे कि कोई म्यूजिक बनाते हैं, कोई डांसिंग को कोरियोग्राफ करते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, तो इन सभी चीजों को जो क्रिएट कर रहे हैं लोग, उसको हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। अब डेवलपमेंट कैसे करेंगे? वो तीन चीजों से करेंगे। एक होगा आपकी नॉलेज, दूसरी होगा उसकी अप्लाई करो, और तीसरी होगा उसको डिसमिनेट करो, ठीक है। ये क्लियर होगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। अब चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं। मैं चारों एस्पेक्ट्स को बोल के फिर से और एक बार रिवाइज करवा दूंगी आप लोगों के लिए। अच्छा, पहले मैं सी जो है उस पार्ट को देखती हूँ, वो है इनोवेशन। हम लोग जो भी कुछ करते हैं उसके अंदर इनोवेशन लेके आना चाहिए, राइट। तो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी क्या होगा? यहाँ पर मैंने गैप रखा है, बताओ। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी होगा हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है।
जिसको हम एनकरेज करेंगे न्यू अप्रोच एंड मेथड्स के साथ। तो यहाँ पर नॉलेज है, नॉलेज कैसा होना चाहिए लर्नर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ऊपर बेस करके नॉलेज होना चाहिए। तो वो नॉलेज कैसा होगा, इंटरडिसिप्लिनरी होगा। तो उसको हमें क्या करना होगा, उसके रिलेटेड हमें इनोवेशन लेके आना होगा। अब इनोवेशन के लिए हमें एनकरेजमेंट की जरूरत है। वो एनकरेज कैसे करेंगे, कुछ न्यू अप्रोचेस एंड न्यू मेथड्स के साथ। जैसे कि अगर मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठा है तो मैं बताऊंगी उनको कि आप लोगों की काम पे इनोवेशन लेके आओ। अगर कोई डांस, किसी को डांसिंग आती है तो वहां पर इनोवेशन लेके आओ, किसी को म्यूजिक आती है तो वहां पर आओ, किसी को बहुत अच्छे से पढ़ाई आती है तो पढ़ाई में थोड़ा सा इनोवेशन लेके आओ। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं बोल रही हूँ कि हर एक काम पर, हर एक वर्क पर इनोवेशन लेके आओ। मगर इनोवेशन को कैसे लेके आएंगे, जब तक मैं कोई उन लोगों को न्यू मेथड्स एंड न्यू अप्रोच नहीं बताऊंगी, उन लोगों को नहीं पता चलेगा कौन से अप्रोचेस एंड मेथड्स होती है। तो न्यू मेथड्स एंड अप्रोचेस के ऊपर बेस करके ही वो लोग इनोवेशन लेके आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है उसको डेवलप करना ही होती है एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर क्या होती है, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग हमारी इकोनॉमिक्स को ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरी कमीशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है लर्नर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और एक बार बोलती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे इस कमीशन की। और एक बार डिवाइस करवा देती हूँ ये 4 एस्पेक्ट्स को। फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही देखेंगे, क्योंकि ये जो कमीशंस है वो नॉलेज बेस्ड है। और नॉलेज कैसा होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसा होगा, इंटरडिसिप्लिनरी बेस्ड होगा। ठीक है, लास्ट थर्ड पॉइंट क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा अवेलेबल करना होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर एक काम पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जहां पर हम लोग कुछ क्रिएट करेंगे जो कि इंटेंजिबल होगा, यही इंटेंजिबल वर्ड कहाँ से आएगा, आपकी बुद्धि से, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल से। तो जब आप आपकी बुद्धि से कुछ ऐसा काम करोगे और वो काम के थ्रू आप पैसे को अर्न कर सकते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहेंगे। मगर एक बात ध्यान में रखना, वो इंटेंजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसी क्रिएशन को हम डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करेंगे, नॉलेज, एप्लीकेशन एंड डिसमिनेशन के थ्रू। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब ही होती है कि कुछ न्यू क्रिएट करना। ठीक है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके होगा। उसको एनकरेज करेंगे इनोवेशन को, कैसे, न्यू अप्रोचेस एंड मेथड्स के साथ। अब सब कुछ हो रही है, सो इकोनॉमी भी ग्रो करेगा। तो इकोनॉमी ग्रो करने का मतलब होती है एंटरप्रेन्योरशिप करना। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अभी चलिए हम लोग और एक पार्ट पर जाते हैं। मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, थोड़ी देर टाइम दीजिए मुझे, मैं बोर्ड पर लिखकर आप लोगों को समझाती हूँ। तो चलिए लर्नर्स, हम लोग और एक पार्ट को देखते हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन की। देखिए जो 300 कमीशन था उसको तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग 3 पार्ट पर डिवाइड कर दिया इसको। जो इम्पोर्टेंस है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ही देखेंगे। फर्स्ट है एक्सपेंशन, दूसरा एक्सीलेंस एंड थर्ड है इंक्लूजन। ठीक है, एक्सपेंशन पर हम लोग क्या देखेंगे कि नेशनल नॉलेज कमीशन ने कहा कि अलग से 1500 यूनिवर्सिटी को कंस्ट्रक्ट करना होगा। ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 15% होगा 2015 के अंतर्गत। देखिए 2015 पर 15% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए, जो हम लोग ओवरकम कर चुके हैं ऑलरेडी।
नेक्स्ट क्या है, IRAHE, इस बॉडी को क्रिएट करना होगा। इस बॉडी का फुल फॉर्म क्या है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, दैट मीन्स जो हायर एजुकेशन होगा उसकी फंक्शन को रेगुलेट करेगा ये बॉडी। इसके लिए नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंड किया था। तो यहाँ पर और एक लास्ट पॉइंट है जो है 50 अलग से सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्रिएट करना होगा। तो देखिए कुल मिलाकर 4 पॉइंट्स आती है एक्सपेंशन पर। क्या क्या आती है, फर्स्ट पॉइंट आती है कि 1500 यूनिवर्सिटी। देखो 15 कैसा है, 15 यहाँ पर 15, यहाँ पर भी 15 है ना। तो याद रखने के लिए बहुत आसान है कि 1500 यूनिवर्सिटी होगा, 15% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होगा 2015 पर। ठीक है, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा वो हमारा 50 होगा। ठीक है, अच्छा, और एक बॉडी क्रिएट किया, ये सब कुछ यूनिवर्सिटी है, दैट मीन्स हायर एजुकेशन है। तो हायर एजुकेशन की फंक्शन को रेगुलेट करना है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली। तो देखो आ गया, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। ये पार्ट क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं जहां पर हम लोग देखेंगे एक्सीलेंस। यहाँ पर कहा कि एंडोवर टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन, मतलब यहाँ पर हमें ट्राई करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा हायर एजुकेशन पर आए। नेक्स्ट क्या है, रिस्ट्रक्चर यूजी। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, सो अंडर ग्रेजुएट की जितना भी कॉलेजेस है वो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी पर आए। ठीक है, दैट मीन्स कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी कॉलेजेस होगा। सपोज मानकर चलिए कि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस होगा। ठीक है, अगर मैं हमारी वेस्ट बंगाल की बात करूं जहां पर CU होती है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी। अब कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस होती है। तो क्या हुआ, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस होती है एक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये सभी कॉलेजेस एफिलिएटेड है CU पर। ठीक है, तो ये एक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज होना चाहिए। ये किसने कहा था, नेशनल नॉलेज कमीशन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, चॉइस एंड कंपटीशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन को ऐसा कैपेबल होना चाहिए कि स्टूडेंट चॉइस करे, हाँ ये इंस्टीट्यूशन अच्छा है। तो हम लोग तो यहाँ पर क्या होती है, दोनों इंस्टीट्यूशन पर एक हेल्दी कंपटीशन आ जाती है ना। तो ऐसा करना होगा इंस्टीट्यूशन को जहां पर चॉइस एंड कंपटीशन मिल जाए इंस्टीट्यूशन के बीच में। तो ये पार्ट गया एक्सीलेंस की। और लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जो कि है इंक्लूजन, जहां पर होती है कि सभी बच्चे, ठीक है, यहाँ पर ना तो हम लोग कल्चर को देखेंगे, ना हम लोग रिलीजियस को देखेंगे, ना हम लोग किसी जेंडर को देखेंगे। ठीक है, सभी कोई भी चीज को यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम लोग इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स डाइवर्सिटी नहीं होगा, यहाँ पर जेंडर डाइवर्सिटी नहीं होगा, कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी नहीं होगा। सभी बच्चा एक समान होगा, जहाँ पर सभी बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूशन पर जाके पढ़ सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सोशल इंक्लूजन कहेंगे। ठीक है, ये सभी रिकमेंडेशन, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया है किसने, नेशनल नॉलेज कमीशन ने। ये नेशनल नॉलेज कमीशन सेटअप हुआ था कब, 13 जून 2005 पर। आई होप लर्नर्स ये कमीशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर लेसन अच्छे लगते तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू सब्सक्राइबर है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।